गुड इवनिंग प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रकाशम मंथन में। जैसा कि बज चुके हैं शाम 7:02 और हम लोग सेशन रोज़ शाम 7 बजे करते हैं, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जल्दी सभी लोग बढ़ते जाइए, जल्दी बढ़ते जाइए प्यारे छात्रों, लोगों को जोड़ते जाइए ताकि हम लोग सेशन को आगे बढ़ा सकें। जल्दी सभी लोग जुड़ जाएँ, सचिन वंशी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सचिन। विकास कुमार गुड इवनिंग सर, सभी गुड इवनिंग। जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं, सीताराम मरांडी गुड इवनिंग सर, प्रभाकर कुमार गुड इवनिंग, सभी गुड इवनिंग। जल्दी सभी लोग जुड़ते जाइए प्यारे छात्रों, जल्दी सभी लोग जुड़ते जाइए। चॉकलेट क्वेश्चन के लिए जवाब दीजिएगा प्यारे छात्रों। ब्यूटी कुमारी, अच्छा चॉकलेट वाला क्वेश्चन, चलिए जल्दी जुड़ जाइए प्यारे छात्रों, जल्दी आप सभी गुड इवनिंग। बीके बाबा का चेला गुड इवनिंग, सभी गुड इवनिंग। सोनी प्रिया गुड इवनिंग सर, सभी गुड इवनिंग। चलिए प्यारे छात्रों क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग, क्वेश्चन जवाब सवाल शुरू करते हैं प्यारे छात्रों। ORT जो एक मौखिक पुनः जलयोजन चिकित्सा है, जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं प्यारे छात्रों, आप क्या करते हैं, लोग रोगी को क्या देते हैं। तो रोगी को जब इसमें क्या किया जाता है, मुंह में लिक्विड दिया जाता है। क्या जाता है, लिक्विड दिया जाता है। कब, जब व्यक्ति में पानी की कमी होने लगती है तो मुंह में लिक्विड दिया जाता है। इसी टेक्निक को हम लोग ORT टेक्निक कहते हैं। और ये कब दिया जाता है प्यारे छात्रों, अतिसार बीमारी में अर्थात डायरिया के केस में दिया जाता है। सभी गुड इवनिंग। रिहन ब्लॉगर गुड इवनिंग, धांशु कुमार गुड इवनिंग, सभी गुड इवनिंग प्यारे छात्रों। देवन आर्यन मुर्मू गुड इवनिंग से गुड इवनिंग। उत्तम कुमार ये बता रहे हैं। और रक्तता में प्यारे छात्रों ORT इस्तेमाल नहीं करते हैं। और रक्तता तो होता है जिसको हम लोग ब्लड की कमी कहते हैं, जिसको हम लोग एनीमिया कहते हैं, ब्लड की कमी होती है प्यारे छात्रों। इसमें आयरन की गोली दी जाती है। कैंसर तो आप जानते ही हैं, बेरी जो होता है वो विटामिन B की कमी से प्यारे छात्रों लोगों को बेरी नामक रोग होता है। तो सब कुछ को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। विधायक जी, अहमद शाह, सभी गुड इवनिंग पैसे जल्दी फटाफट जवाब देंगे। तो आप लोग सीखे क्या, ORT मौखिक पुनः जल योजना चिकित्सा किस रोग से संबंधित है प्यारे छात्रों। तो आप बोलेंगे अतिसार अर्थात डायरिया से संबंधित है। प्यारे छात्रों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में एक समान समय लगता है। प्यारे छात्रों कल के सेशन में क्वेश्चन था कि अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय किसका लगता है, तो आपने बोला था बुध है। आज हम आपके पास नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे आप अगर पूरा करते चले जाएंगे तो आप पूरा बढ़िया सीख जाएंगे। प्यारे छात्रों किस ग्रह का घूर्णन तथा परिक्रमण काल सेम होता है प्यारे छात्रों, तो आप बोलिएगा बुध ग्रह। वही बुध ग्रह जिसका 88 दिन जो है घूर्णन काल भी है और परिक्रमण काल भी 88 दिन ही है। इसी कारण से बुध ग्रह को प्यारे छात्रों हम सभी तीव्रतम ग्रह कहते हैं, जैसा पिछले क्लास में आपको हमने बता दिया था। इसे हमने तीव्रतम ग्रह कहते हैं। प्यारे छात्रों आपको पता होगा शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहते हैं, सुबह और शाम का तारा, अर्थात इसे हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं प्यारे छात्रों। जहाँ तक सवाल है, बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है इसे तारा सदृश ग्रह कहते हैं, तारा सदृश ग्रह कहते हैं। और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह का जहाँ तक सवाल है इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और बुध ग्रह का जहाँ तक सवाल है प्यारे छात्रों तो इसे तीव्रतम ग्रह कहते हैं। तो हमसे पूछा गया था कि निम्न में से किस ग्रह का घूर्णन काल और परिक्रमण काल सेम होता है, तो हम मारेंगे प्यारे छात्रों, मारेंगे बुध। किसी को कोई दिक्कत इसमें अगर हो रही होगी तो बताने का कष्ट करेंगे सभी, किसी को कोई दिक्कत। चलिए हम अगले क्वेश्चन के पहले तो बढ़ेंगे, आप सभी नोट कर लिए होंगे इसको। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन है पहले अपना अगला वो है, जल्दी से आप देखें अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब होता है प्यारे छात्रों। स्नेहा कुमारी बोलते सबसे चमकीला बाबू, हाँ शुक्र सबसे चमकीला ग्रह में आता है। चलिए गुड मॉर्निंग चौपान पे शनि ग्रह का सबसे ज़्यादा उपग्रह होता है। चलिए हाँ बहुत अच्छा प्यारे छात्रों, शनि ग्रह को हम सुंदर ग्रह भी कहते हैं, जल में तैरता हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, खराब होता है, क्योंकि उसमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। प्यारे छात्रों आप बताएंगे चॉकलेट में किसका अधिक अंश होता है जिसके कारण से स्वास्थ्य के लिए क्या होता है प्यारे छात्रों, खराबी करता है। याद रखिएगा चॉकलेट में किसका अंश ज़्यादा होता है जिस कारण से वो स्वास्थ्य में खराबी करता है। लोग निकेल बोल रहे हैं, निकेल, लेड
बी, सब बी बता रहा है, निकेल निकेल। प्यारे छात्रों चॉकलेट में क्या होता है, चॉकलेट में लेड की मात्रा अधिक होने के कारण से चॉकलेट प्यारे छात्रों हमें खराबी करता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा लेड। याद रखें, निकेल पता नहीं लोग कैसे मार रहे हैं, याद रखें चॉकलेट जो हमें खराबी करती है, क्योंकि चॉकलेट में किसकी मात्रा अधिक होती है, लेड की मात्रा अधिक होती है। किसी का, एक आलोक पांड्या का डी आंसर है, आर्केड शॉर्ट्स का डी है, बाद में कि सब लोग निकेल मार रहे थे। तो याद रखेंगे प्यारे छात्रों चॉकलेट खराबी करता है क्योंकि उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, लेड की मात्रा अधिक होती है। प्यारे छात्रों आपके स्क्रीन पर नया क्वेश्चन है, स्टोरेज बैटरी। हालांकि आप जान लीजिए सेल जो होता है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, तो स्टोरेज बैटरी जो है प्यारे छात्रों एग्जाम्पल है किसका, सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है, सेकेंडरी सेल अर्थात द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन पूछा है स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी होती है। प्यारे छात्रों जल्दी से कमेंट करेंगे, स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी होती है, जल्दी से जवाब देंगे प्यारे छात्रों। स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी होती है। सब लोग जवाब दे रहे हैं जस्ता सी, बिल्कुल। रोजी कुमारी अपकमिंग फौजी जी, बिल्कुल प्यारे छात्रों। स्टोरेज बैटरी में जो आप इस्तेमाल करते हैं धातु उसका नाम होता है जस्ता। याद करेंगे स्टोरेज बैटरी में जो आप इस्तेमाल करते हैं उसका नाम, धातु का नाम क्या है, जस्ता है प्यारे छात्रों। अब सवाल होता है कि इस स्टोरेज बैटरी की खोज किसने की, तो गैस्टेनी प्लेटी ने किया था। गैस्टेनी प्लेटी नामक वैज्ञानिक ने प्यारे छात्रों स्टोरेज बैटरी की खोज की थी। हालांकि इसमें अगर धातु ना रहता ना, तो चूंकि इसमें ना एक और तत्व, इसका धातु भी रहता या नहीं रहता ऑप्शन में रहता, तो शीशा मारते। लेड का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, शीशा का इस्तेमाल किया जाता है स्टोरेज बैटरी में, इसी को गला करके बैटरी से निकाला जाता है। तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं। तो स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग करते हैं सर, तो आप बोलिए सर जस्ता का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय है। प्यारे छात्रों निम्नलिखित आपको पता होगा चुंबकत्व गुण ग्रहण करने के आधार पर हम तत्व को 3 भाग में पदार्थ को बांटते हैं, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। याद करेंगे तो हमसे पूछा है प्यारे छात्रों इसमें से लोह चुंबकीय कौन है। प्यारे छात्रों आपको हमने क्लास में बताया है लोह चुंबकीय एग्जाम्पल है, कौन कौन एग्जाम्पल है प्यारे छात्रों, तो एग्जाम्पल है लोहा, एग्जाम्पल है निकेल, एग्जाम्पल है स्टील, एग्जाम्पल है कोबाल्ट। ये सभी प्यारे छात्रों एग्जाम्पल है किसका, तो एग्जाम्पल है लोह चुंबकीय का। देखिए यहाँ निकेल मिल रहा है इसलिए आप निकेल को मारेंगे प्यारे छात्रों। ये कौन सा है, लोह चुंबकीय है, ये याद आप कर लेंगे। ये क्या है प्यारे छात्रों, लोह चुंबकीय है। जहाँ तक सवाल रहा आप एल्युमिनियम के बारे में पूछा जाएगा आपसे प्यारे छात्रों, तो आप बोलिएगा सर ये जो है ना अनुचुंबकीय, क्या है, अनुचुंबकीय। आप समझ लीजिए चुंबकीय गुण ग्रहण करने के आधार पर पदार्थ को हम 3 भाग में बांटते हैं, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। लोह चुंबकीय इसको कहता है वैसा पदार्थ जिसको अगर चुंबक क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबक क्षेत्र में वो चुंबकत्व को प्राप्त करेगा पूर्णतः और चुंबक की दिशा में। अनुचुंबकीय होता है आंशिक रूप से चुंबकत्व प्राप्त करता है चुंबक की दिशा में। प्रतिचुंबक क्या होता है, चुंबक के विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकत्व को प्राप्त कर लेता है। हमें उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। जहाँ तक सवाल विस्मित का है प्यारे छात्रों, तो ये अगर आप याद रखना चाहते होंगे तो ये प्रतिचुंबकीय है। क्या है, ये प्रतिचुंबकीय है। तो आप चीज़ों को नोट करते जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय है, तो आप मारे निकेल। एल्युमिनियम क्या है प्यारे छात्रों, अनुचुंबकीय है। विस्मित क्या है, प्रतिचुंबकीय है। बिल्कुल ब्यूटी कुमारी बोल रही है विस्मित प्रतिचुंबकीय। बहुत अच्छा प्यारे छात्र, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए तो सब लोग का जवाब ए आया। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो। कभी कभी डिस्कशन थोड़ा लंबा हो जाता होगा तो आप लोग बोरियत फील करने लगते होंगे, ऐसा हमें लगता है, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिएगा, बोरियत फील करने से काम नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है प्यारे छात्रों, निम्न को सुमेलित करना है। गौर से देखिए, निम्न को क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। देखिए गौर से देखिए सबको पता होगा प्यारे छात्रों कि नमक का क्या होता है, तो नमक का होता है प्यारे छात्र, सॉरी यहाँ पे इसमें आ गया, इतना दूर तक आ गया। नमक का क्या होता है प्यारे छात्रों, ये होता है NaCl। नमक का क्या होता है प्यारे छात्रों, तो आप बोलिएगा सर नमक का होता है NaCl। अगर बात करें सर जिप्सम का तो CaSO4 2H2O। अगर बात करें सर क्वार्ट्ज का तो Na2SiO3। अगर बात करें फिटकरी का तो K3SO4 Al2SO4 होल ट्वाइस 3 2H2। तो हम बात करें सर A के साथ क्या आया, ए के साथ क्या आया सर, तो हम बोलेंगे सर ए के साथ नमक के साथ क्या आया, 3 आया। ए के साथ क्या आया सर, यहाँ पर
नमक क्या, सॉरी 2 आया एक के साथ, एक के साथ क्या आया प्यारे छात्रों, तो 2 आया एक के साथ, याद रखेंगे एक के साथ क्या आया 2। अगर आप बात करें फिटकरी का तो बी के साथ क्या आया 3। अगर जिप्सम का बात करें तो सी के साथ क्या आया 4, और बात करें क्वार्ज यानी डी के साथ क्या आया 1 आया। अर्थात मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो रहा है, इसलिए हम सभी को ऑप्शन नंबर ए मारना होगा। सब लोग ए मार रहे हैं, ए मार रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए, तो आप लोगों ने सीख लिया क्या प्यारे छात्रों कि नमक का सूत्र होता है NaCl, फिटकरी का K3SO4 Al2SO4 होल ट्वाइस 3 24 H2O, ये है। क्वार्ज का Na2SiO3, जिप्सम का CaSO4 2H2O। इसी जिप्सम को गर्म करेंगे प्यारे छात्रों तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, याद रखिएगा। इसी जिप्सम को गर्म किया था तो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहीं पर बहुत चीज़ को सीखते जाइए ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। दिक्कत है प्यारे, अगला क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, एक तेज चलती हुई रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन से को पार करती है तो आरोह अवरोह करती है, मतलब हमें मूल आवृत्ति से अलग सुनाई देती है, पड़ती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जल्दी जवाब देंगे प्यारे छात्र, से हम क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा जब ध्वनि तरंग अपने मूल आवृत्ति से अलग सुनाई देती है, इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं प्यारे छात्रों, इसे हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। क्या कहते हैं प्यारे छात्रों? डॉपलर प्रभाव। आपको पता होगा जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच में आपेक्षिक गति होती है, क्या होती है प्यारे छात्रों? ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच में, ध्वनि स्रोत हुआ रेलगाड़ी और श्रोता हुए हम, और ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो हमें ध्वनि जो है मूल आवृत्ति से अलग सुनाई देती है, इसे ही हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं। सबसे मेन बात, डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर काम कौन करता है प्यारे छात्रों? रडार काम करता है। रडार जो काम करता है, किस पे काम करता है सर? जिससे वायुयान का पता लगाते हैं, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? डॉपलर इफेक्ट पर काम करता है। और डॉपलर प्रभाव के कारण से ही प्यारे छात्रों तारों एवं गैलेक्सी के गति का अनुमान लगाया जाता है। किसके कारण से प्यारे छात्रों? डॉपलर प्रभाव कारण से। तारों एवं गैलेक्सी की गति का अनुमान किसके कारण से लगाया जाता है? तो आप बोलेंगे डॉपलर प्रभाव के कारण से तारों एवं ग्रहों की गति का अनुमान लगाया जाता है। तो आप लोगों ने सब सही मारा, डॉपलर प्रभाव, वेरी गुड। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? प्यारे छात्रों, आपके स्क्रीन पर जबरदस्त क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो देखिए प्यारे छात्रों, वायु के साथ अभिक्रिया वो नहीं करेगा जिसका कि ऑक्टेट पूरा रहेगा या वो नोबेल गैस की श्रेणी में आता है। नोबेल गैस के श्रेणी में प्यारे छात्रों स्वर्ण एवं प्लेटिनम आता है। याद करेंगे कौन आता है? स्वर्ण एवं प्लेटिनम आता है। और आप सबको पता है स्वर्ण का एटॉमिक नंबर 79 और प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 78 होता है। ये कभी वायु के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग आप ऑर्नामेंट में करते हैं, मतलब ऑर्नामेंट मतलब आभूषण में, ताकि इसमें किसी से कोई प्रतिक्रिया करे नहीं तो इस पर कोई असर पड़ेगा ही नहीं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? स्वर्ण एवं प्लेटिनम। स्वर्ण का जहाँ तक सवाल एटॉमिक नंबर 79, प्लेटिनम का 78। तो सभी लोग ए नंबर मारे भी हैं, यूपीएससी बाबू, आलोक पांड्या, मनीष पासवान, विधायक जी, सुधांशु कुमार जी, सब लोग ए मार रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए प्यारे छात्रों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है, एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है। एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है, क्यों कहते हैं भारी जल? पहली बात समझ ले सर, भारी जल को सूत्र जो होता है प्यारे छात्रों वो होता है D2O, यानी D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और आप सबको पता है H2O का परमाणु भार जो होता है H2O 1 गुना 2 + 2, यानी कितना हो गया सर? 18। और इसका कितना होगा? 2, चूँकि 2 होता है, 2 गुना 2 + 16, अर्थात कितना हो गया? 20। अर्थात ये ऑटोमेटिकली इससे क्या है? भारी है। ये पेयजल से क्या होता है? भारी होता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो भारी जल है वो साबुन के साथ फेन उत्पन्न नहीं करेगा, तो ये बात सही है, सी नंबर सही है। लेकिन चूंकि हमसे पूछा है एक जल नमूना, जल का जो सैंपल है भारी, इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या है सर? वो पेयजल से क्या है? भारी। यहीं पर देख लीजिए, इसका 18, इसका क्या है? 20 है। इसलिए सही आंसर का जगह छात्रों बी। कुछ लोग ए बोल रहे हैं, अम्लों के पति पता नहीं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, बहुत लोग बी ही बोल रहे हैं, ब्यूटी कुमारी, एम कुमार, जितने लोग बी बोल रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड प्यारे छात्रों, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, तो हमें उम्मीद है आपने सीख गया। इसका अनुभार सर 20, इसका अनुभार 18, चूँकि अनुभार ही ज़्यादा है तो उसको भारी जल इसी कारण से हम कहते हैं। क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा? प्यारे छात्रों, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा? जल्दी से बताएंगे प्यारे छात्रों।
एक कमेंट कर रहे हैं शिक्षा मंत्री नहीं रहे, पता नहीं, जानकारी हमें नहीं है, पता नहीं है, जो भी हो। चलिए पूछते हैं, तो हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? नयन चंद्र, अमोघ वर्ष, विज्ञानेश्वर, कंबन। जल्दी, अंशु कुमार गुड इवनिंग सर जी, सभी गुड इवनिंग। पूछा तो आलोक पांड्या सी बोल रहे हैं, रोजी कुमारी बी, विधायक जी सी, विकास कुमार बोले सेशन को लाइक करो भाई। हाँ बाबू, अगर सही है तो लाइक करें, नहीं तो कोई बात नहीं है, और लोगों को जोड़े भी अगर सही है तो। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत लोग जवाब सही दे रहे हैं, बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो प्यारे छात्रों, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा प्यारे छात्रों? तो आप बोलिएगा सर इसे लिखने वाले विज्ञानेश्वर थे। प्यारे छात्रों, ये टीका है, कमेंट है, टीका किस पर लिखा गया है प्यारे छात्रों? अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर और पूछ देता कि विज्ञानेश्वर किस पर लिखा गया टीका है, तो आप बोलिएगा सर ये जो है ना याज्ञवल्क्य के स्मृति ग्रंथ, याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ पर लिखा गया प्यारे छात्रों, याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ पर लिखा गया एक टीका है। तो याद रखेंगे प्यारे छात्रों, ये जो पुस्तक मिताक्षरा है उसको लिखने वाले विज्ञानेश्वर थे, और ये इन्होंने किस पर लिखा टीका, मतलब होता है कमेंट, किस पर टीका लिखा प्यारे छात्रों? तो आप बोलेंगे सर यह टीका जो इन्होंने याज्ञवल्क्य के स्मृति ग्रंथ के ऊपर लिखा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग नोट जरूर करते होंगे। बात आंसर देने या न देने से नहीं है, बात है कि आप इसको नोट जरूर करते रहें ताकि आगे आपको अच्छा रहे, पढ़ने में ठीक रहे। प्यारे छात्रों, आपके स्क्रीन पर नया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे प्यारे छात्रों। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, इनमें कौन में सब पाया जाता है प्यारे छात्रों? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। तब तक हम आपको कुछ बताते जाते हैं कि रहा बात जहाँ तक सर पीतल का है, तो एक बार बताइए, पीतल जो है सर इसका ट्रिक आपको हमने दिया था पिताजी, यानी कि पिताजी तांबा प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक प्यारे छात्रों। फिर हमने बात किया कांसा, कांसा का आपको पता है प्यारे छात्रों किससे बनता है? तो आप बोलेंगे सर कांसा बनता है कॉपर प्लस टीन से। फिर बात रहा सर जर्मन सिल्वर किससे बनता है? तो आप बोलेंगे सर ये कॉपर प्लस जिंक और प्लस निकेल से बनता है। आप देख पा रहे हो तीनों में कॉमनली क्या है प्यारे छात्रों? कॉपर, कॉपर अर्थात तांबा, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। हमें उम्मीद है कि आप सभी बात को समझते होंगे, बूझते होंगे, किसी को कोई दिक्कत वगैरह नहीं हो रही होगी। तो अब ज्योति कुमारी, अब कविंग फौजी, इन सभी का कहना है ये वेरी गुड बाबू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनुराग का मिश्रा, ये वेरी गुड। सब लोग नोट करते जाइएगा क्योंकि हम सब कुछ आपके लिए लिख देते हैं ताकि आप कोई दिक्कत में ना रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? प्यारे छात्रों, सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? जल्दी से कमेंट करेंगे। मिलिट्री ग्राउंड ए बता रहे हैं सुधांशु कुमार ए। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ये बच्चा को पता होगा, सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? राम गुप्ता जी बोल रहे हैं सी, सीताराम मरांडी जी सी, स्नेहा कुमारी सी, सब लोग सी बता रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए प्यारे छात्रों, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी, आप सब कभी गलत नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या शहर जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद संगम है यहाँ पर प्यारे छात्रों, किसका? गंगा का, यमुना का और सरस्वती नदी का संगम प्यारे छात्रों इलाहाबाद में है। सब लोग सी मारे, बिल्कुल सही बात है। गंगा प्लस यमुना, सरस्वती नदी जो छुपी हुई नदी है लेकिन फिर भी लिखना तो पड़ेगा। सरस्वती नदी का क्या है यहाँ पर? संगम है प्यारे छात्रों। वाराणसी में कौन सा नदी है? गंगा नदी है। अपना पटना जो है यहाँ भी कौन सा नदी है प्यारे छात्रों? तो गंगा नदी है। हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत वगैरह नहीं हो रही होगी। चलिए, अनुराग का मतलब गंगा यमुना सरस्वती, बिल्कुल अनुराग, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा क्वेश्चन है, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? जबरदस्त क्वेश्चन, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? देखिए प्यारे छात्रों, हालांकि बात है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो उस हिसाब से तो विद्युत बैटरी का आविष्कार का सिद्धांत का तो फैराडे हो सकता है, लेकिन चूंकि अगर यहीं पर पूछ देता सर आपको कि सर वोल्टेज सेल तो विद बैटरी है, किसने क्या? एलिजांड्रो वोल्टा। तो यहाँ पर दो बातें समझ लीजिए, अगर इस हिसाब से चलिएगा तो फैराडे मारिए, क्योंकि सर उन्होंने क्या दिया था? विद्युत का सिद्धांत दिया हुआ था, किसका? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और बैटरी में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। लेकिन अगर सीधे विद्युत से अगर क्या कहते हैं वोल्टेज सेल का बात किया जाए, वोल्टेज सेल का बात किया जाए, खोजकर्ता कौन है? तो एलिजांड्रो वोल्टा है। अब आपकी मर्जी, आप वहाँ पर जो रखिए,
एलिजांडो वोल्टा, याद रखेंगे प्यारे छात्र। अगर वोल्टिक सेल रहता एलिजांडो वोल्टा ए मार देते, लेकिन चूंकि यहाँ पर पूछ दिया विद्युत बैटरी। अब विद्युत बैटरी का कार्य सिद्धांत किस पर है? इलेक्ट्रोलाइसिस पर। और इलेक्ट्रोलाइसिस फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फैराडे ने ही दिया था, इससे फैराडे भी चल सकता है, लेकिन कुछ लोग वोल्टा मार रहे हैं, उससे भी काम चलाया जा सकता है। आलोक पांड्या, गौतम कुमार, ये बिल्कुल। लेकिन अगर यहीं पर सिद्धांत वाला बात कर लेता विद्युत बैटरी का सिद्धांत का, तो आपको क्या मानना पड़ता? फैराडे मारना पड़ता। किसी को कोई दिक्कत कहीं पर? हाँ, ये अभी मार रहे हैं क्योंकि यहाँ पर विद्युत बैटरी नहीं बोला, इसलिए यहाँ पर आप फैराडे ही मार के चलिए। क्योंकि अगर यहाँ बोला होता ना कि विद्युत बैटरी का सिद्धांत या कुछ, तो फैराडे मारते, लेकिन सिद्धांत जोड़ा नहीं है विद्युत बैटरी, तो सिद्धांत जोड़ा नहीं तो हमको वोल्टा से भी काम चला सकते हैं, फैराडे से भी काम चले, जो मर्जी है। कि क्वेश्चन अधूरा टाइप से है। अगला क्वेश्चन यह कथन किसका है? क्वेश्चन है यह कथन किसका है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। जबरदस्त क्वेश्चन प्यारे छात्रों, यह कथन किसका है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। जल्दी से कमेंट करेंगे, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। सिन्हा कुमार बोलते सिद्धांत फैराडे, बिल्कुल बाबू। चलिए, क्वेश्चन है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। जल्दी से कमेंट करेंगे। पहले फलेंद्र कुमार सी बोल रहे हैं, महात्मा गांधी, पता नहीं किसा कर रहे हैं। विधायक सुनो बोलते हैं फाइनल रिजल्ट। अच्छा, क्या फाइनल चीज़? लालू कुमार सी बोल रहे हैं, राम गुप्ता जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं, अहमद शाह सी बोल रहे हैं महात्मा गांधी। जल्दी कमेंट। नीतीश कुमार बी बोल रहे हैं, सीताराम मरांडी बी बोल रहे हैं, मुन्ना राजा बी, मदन लाल धिंगरा, अहमद शाह सी, निक्की कुमारी डी, राम गुप्ता जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल प्यारे छात्रों। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये कथन किसका कहना है प्यारे छात्रों? तो ये कहना है जवाहरलाल नेहरू का, याद रखेंगे। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, याद रखें। महात्मा गांधी का करो या मरो का नारा था, याद रखें। महात्मा गांधी को नारा था प्यारे छात्रों, करो या मरो। जितने लोग डी, गौतम कुमार, उत्तम कुमार बी बोल रहे हैं, टिंकेश कुमार डी, जितने लोगों ने डी जवाब दिया जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बिल्कुल सही दिया प्यारे छात्रों, याद रखेंगे। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के लेखक बोलने वाले कौन थे प्यारे छात्रों? जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम आगे बढ़ें। आराम हराम है, इसको भी कहने वाले जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? प्यारे छात्रों, आप सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? आप सभी को पता होगा प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है, क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण। इसमें किसका संश्लेषण होता है? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है प्यारे छात्रों। इसमें से किसका ऑक्सीकरण होता है? अविनाश कुमार बोलते हैं बी, कार्बन डाइऑक्साइड का। नीतीश कुमार बोल रहे हैं बी, स्नेहा कुमारी बी। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है प्यारे छात्रों? अविनाश कुमार शर्मा डी, क्लोरोफिल का। बी, ए, सबका जवाब अलग अलग। रोजी कुमारी बी। चलिए प्यारे छात्रों, किसी का सही जवाब नहीं आ रहा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण जो होता है प्यारे छात्रों, किसका होता है? जल का होता है। किसका होता है? जल का। इसे याद करिएगा, सही सी आंसर क्या हो जाएगा? जल। प्रकाश संश्लेषण किसका ऑक्सीकरण होता है प्यारे छात्रों? जल का, याद करिएगा। अगला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है खांसी और छींकने जैसी अनिच्छिक क्रिया गतिविधि का केंद्र कहाँ होता है? जल्दी कमेंट करेंगे प्यारे छात्रों। रामानंद सासी बोले थे, बहुत अच्छा प्यारे छात्रों। भानुप्रिया भी सी बोली थी, विवेक कुमार भी सी, निक्की कुमारी सभी, उन लोग का आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण कहाँ करता है? कौन करता है? भानुप्रिया बोलते हैं मैंने सी बोला। चलिए बाबू, बहुत अच्छा, वेरी गुड जो बोले थे। अगला क्वेश्चन है खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? जल्दी जवाब देंगे प्यारे छात्रों। स्नेहा कुमार बोलती पता नहीं सर। उत्तम कुमार जी ए बोल रहे हैं। राम गुप्ता जी पोन्स बोल रहे हैं। जल्दी जल्दी जवाब देंगे प्यारे छात्र। जितने लोग, अच्छा ए सी सब मिला जुला आंसर है प्यारे छात्र। आपको बता दें, जो अनैच्छिक क्रिया होती है, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण मज्जा के द्वारा किया जाता है प्यारे छात्रों। आंसर हो जाएगा मज्जा, याद रखेंगे। हमारे शरीर में खांसना छींकना ये हमारा नियंत्रण नहीं है। जो नियंत्रण वाला पार्ट नहीं है उसको कंट्रोल कौन करता है? मज्जा कंट्रोल करता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, तो स्पीड में कोई क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, पढ़ना हमें जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन प्यारे छात्रों है समान व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होती है? पता होगा प्यारे छात्रों, पावर इक्वल टू क्या होता है सर? वर्क बाय टाइम। तो सर पावर की मात्रा दो तरह से है। एक तो मात्रा क्या है पावर का सर? क्या है? वाट है। एक क्या है? वाट। और एक है 1 HP। 1 HP में कितना वाट होता है सर? 746 वाट होता है सर। क्वेश्चन क्या है? समान मनुष्य की शक्ति कितनी होती है सर? तो 0.05 HP टू 0.1 HP होती है, याद रखिएगा प्यारे छात्रों।
हाँ बिल्कुल, सब लोग बी बता रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। 0.05 HP टू 1 HP क्या होता है? सामान्य मनुष्य की शक्ति होती है। हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत वगैरह नहीं हो रही होगी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं प्यारे छात्रों। क्वेश्चन है सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सी होती है? जबरदस्त क्वेश्चन। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सी होती है? एक्सरे किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। जल्दी से कमेंट करेंगे प्यारे छात्रों, सबसे कम तरंग लंबाई वाली तिरंग कौन सी होती है? प्यारे छात्रों याद रखें, सबसे कम तरंग लंबाई उसी तरंग की होगी जिसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होगा। और हम कल ही पढ़े हैं सबसे भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरण की, इसलिए इसका तरंग लंबाई भी सबसे कम होगा। लेकिन अगर हमसे रंग पूछता प्यारे छात्रों, क्या पूछता? रंग पूछता तो हम मारते बैगनी, जो हम कल बात किए थे। अगर रंग पूछता सबसे कम तरंग लंबाई वाली रंग कौन सी है? बैगनी। सबसे अधिक तरंग लंबाई वाली रंग कौन सी है? लाल। लेकिन हमसे पूछा किरण, तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सी है? गामा रे। और वैसे भी जानिए जिसका तरंग लंबाई कम होगा उसकी भेदन क्षमता अधिक होगी। और कल ही हमने पढ़ा है कि गामा किरण की भेदन क्षमता क्या होती है प्यारे छात्रों? सर्वाधिक होती है। इसकी भेदन क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, दीवान एक खैरात नामक, देखिए प्यारे छात्रों, दीवान एक खैरात नामक, आपको बता दें पहली बात कि दीवान एक खैरात क्या था? जो व्यक्ति मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम असहाय महिलाओं के लिए दान देने की एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। मुस्लिम असहाय व्यक्तियों के लिए, असहाय महिलाओं के लिए दान देने के लिए व्यवस्था होती थी, जिसे हम दीवान एक खैरात कहते हैं। और आपको बता दें जिस भी राजा ने इसको शुरू किया था उसके बारे में आपको हम एक बार और बताते हैं। इसे दासों का बहुत शौक था प्यारे छात्रों। इसके समय दास की संख्या सबसे अधिक थी, दासों का शौक था। और दास के लिए इसने एक अलग विभाग बनाया था, इसका नाम था प्यारे छात्रों दीवान ए बंदगान। क्या नाम था प्यारे छात्रों? दीवान ए बंदगान। अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे सर कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो पूरा कहानी सब लोग मार भी रहे हैं। तो दीवान एक खैरात नामक संस्था जो मुस्लिम असहाय महिलाओं को दान दिया करता था, ये शुरुआत किसके द्वारा किया गया प्यारे छात्रों? तो आप बोलेंगे शुरुआत किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसके समय दासों की संख्या सर्वाधिक थी, इसलिए इस दास के अलग विभाग दीवान ए बंदगान बनाया। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन आता, हिंदू दासों की संख्या सर्वाधिक किसके समय थी? तब आप औरंगजेब मारते। देखिए दोनों में फर्क है। अगर सिर्फ दासों की संख्या अधिक पूछे तब फिरोज शाह तुगलक, और क्वेश्चन पूछे हिंदू दासों की सर्वाधिक संख्या, तब मारेंगे प्यारे छात्रों आप क्या? आप मारेंगे सर उस स्थिति में क्या मारेंगे? औरंगजेब। चलिए हिंदू दास, यहाँ हमारी बिल्कुल जानकारी दे भी दी हिंदू दास औरंगजेब के समय। बहुत अच्छा प्यारे छात्रों, वेरी गुड वेरी गुड। इसको हम FST भी कहते थे। अच्छा अगला क्वेश्चन प्यारे छात्रों, पांडिचेरी। क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, पांडिचेरी किसके उपनिवेश थे? पांडिचेरी किसके उपनिवेश थे? जल्दी कमेंट करेंगे प्यारे छात्रों, पांडिचेरी किसके उपनिवेश थे? जल्दी से, पांडिचेरी किसके उपनिवेश थे? अंग्रेज के, पुर्तगाल के, डच के, फ्रांसीसी के? जल्दी कमेंट करेंगे प्यारे छात्रों, पांडिचेरी किसके उपनिवेश थे? पांडिचेरी किसके उपनिवेश थे? जल्दी कमेंट करेंगे। अंग्रेज के, पुर्तगाली के? बिल्कुल टिंकेश कुमार डी बता रहे हैं, RK शॉर्ट फ्रांसीसी। बिल्कुल प्यारे छात्रों, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये जो पांडिचेरी थे वो किसके उपनिवेश थे सर? तो फ्रांसीसी के उपनिवेश थे पांडिचेरी, याद रखेंगे। पांडिचेरी किसके उपनिवेश थे बाबू? तो आप बोलिएगा सर पांडिचेरी फ्रांसीसी के उपनिवेश हुआ करते थे। प्यारे छात्रों हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। गलत कथन को चुनिए, गलत कथन को चुनिए। जल्दी से गलत कथन को चुन सकते हैं आप लोग। इसमें से गलत कथन कौन सा है? जल्दी चुनिए प्यारे छात्रों, गलत कथन कौन सा है? जल्दी चुनिए, आपको चुनने का पूरा समय दे रहे हैं, जल्दी चुनिए। गलत कथन क्या है? समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये सही बात है भाई, ये तो सही बात है। चुंबकीय पोल सदैव समान सामर्थ्य के होते हैं, ये भी सही बात है। जितना नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ होता है उतना साउथ पोल का भी होता है, ये भी सही बात है सर। एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं, यानी कि एक चुंबक में एक ही पोल है, संभव है। जब भी कोई चुंबक होगा तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होगा। इसलिए गलत कथन कौन सा है प्यारे छात्रों? ए क्या है आपका? गलत कथन है। चलिए आलोक पांड्या डी बोल रहे हैं, इनमें से कौन चाहिए? ए क्या है प्यारे छात्रों? रोजी कुमारी ए,
अनुराग मिश्रा डी बोल रहे हैं एकल चुंबकीय पोल नहीं, याद है कि एक चुंबक में एक पोल कभी नहीं होगा, चुंबक को कहीं से भी तोड़िएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा, यानी फर्स्ट ए नंबर ऑप्शन क्या है, गलत है। बाद में की तो बी नंबर तो बिल्कुल सही है प्यारे छात्रों, सही कथन है, चुंबकीय पोल समान समान के होते हैं, ये बात सही है। समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये बात भी सही है। विपरीत पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ये बात भी सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। इनमें से कौन भिन्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करेंगे इसको। इनमें से कौन भिन्न है, जल्दी से कमेंट करेंगे प्यारे छात्रों। प्रतिरोध, धारिता, अवरोध, कैलोरी, निम्नलिखित में से कौन भिन्न है, जल्दी बता प्यारे छात्रों। इनमें से कौन भिन्न है, कौन भिन्न है इसमें जल्दी से बताइए प्यारे छात्रों। इनमें से कौन भिन्न है, प्रतिरोध, धारिता, कैलोरी, अवरोध। प्यारे छात्रों आप सबको पता होगा कि इसमें आप दो दिमाग लगा सकते हैं सर कि प्रतिरोध, धारिता और अवरोध तीनों इलेक्ट्रिसिटी से मिलकर होता है, इसलिए तीनों सेम है, कैलोरी अलग है। फिर एक बात निकाल सकते हैं सर कि अवरोध एक अलग वर्ड है, लेकिन ज़्यादातर आप मारिएगा सी परीक्षा में आंख मूंद के इसमें क्या मार दिया, कैलोरी, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है छात्रों, ओम होता है। क्या होता है, ओम। प्रतिरोध क्या होता है, अपने से विद्युत धारा के प्रवाह को रोकना। धारिता क्या होता है, क्या होता है प्यारे छात्रों, विद्युत को आवेश को संचित करने की योग्यता धारिता कहलाता है, इसका मात्रक क्या होता था, माइक्रोफैराड होता है प्यारे छात्रों। और अवरोध चूंकि बिजली से संबंधित है, अवरोध होगा तब ना प्रतिरोध होगा, इसलिए प्यारे सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, कैलोरी। सब लोग सी ही मार रहे हैं, वेरी गुड। रवि कुमार सब लोग सी मार रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है प्यारे छात्रों को, दिल्ली के सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा किससे था, जल्दी जवाब देंगे प्यारे छात्रों। दिल्ली सल्तनत के मुख्य बाहरी खतरा किससे था, जल्दी कमेंट करेंगे। दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा किससे था, जल्दी से। दिल्ली के सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा किससे था, मुन्ना राजा बोल रहे हैं ए अहमद साहबी। बिल्कुल पैसा। तो देखिए आप दिल्ली सल्तनत चल रहा था तो बार बार खतरा किससे, अफगान से आता। प्रथम अफगानी वंश लोदी वंश था, याद होगा पैसा। तो दूसरा बार फिर शेरशाह सूरी भी अफगानी ही था, इसलिए आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा किससे था प्यारे छात्रों, तो अफगानों से था। किससे था, अफगानों से था। बहुत लोग बी मार रहे हैं, बहुत लोग सी मार रहे हैं, कुछ लोग ए भी मार रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से मार रहे हैं। लेकिन याद रखें दिल्ली की सल्तनत को, दिल्ली सल्तनत आपको पता होगा इसमें वंश कौन कौन सा था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत को बार बार समस्या अफगान वंश से था। अफगान वंश का संस्थापक कौन वंश था, लोदी वंश प्रथम अफगानी वंश था। संस्थापक कौन थे, बहलोल लोदी। कौन थे प्यारे छात्रों, बहलोल लोदी। तो याद करें किससे समस्या था प्यारे छात्रों, अफगानों से। किससे समस्या था, अफगानों से। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है हेनरी किसकी इकाई है। प्यारे छात्रों आपका अगला क्वेश्चन है हेनरी किसकी इकाई है, जल्दी से कमेंट करेंगे प्यारे छात्रों। हेनरी किसकी इकाई है प्यारे छात्रों। विद्युत धारिता का मात्रक तो फैराड हो गया, माइक्रोफैराड। प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला हो गया। देख लीजिए, सबको लिख लीजिए फटाफट। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस भी हो सकता है, टेस्ला भी हो सकता है। याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, गॉस भी हो सकता है, टेस्ला भी हो सकता है। विद्युत धारिता का थोड़ी देर पहले मैंने बात किया फैराड, माइक्रोफैराड। प्रतिरोध का मात्रक हमने थोड़ी देर पहले बात किया ओम। तो किसका होगा सर, प्रेरक रहे या स्वप्रेरक रहे, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। हमें उम्मीद है कि आप सबको समझ पा रहे होंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक पिछले क्लास में बता चुके हैं। विद्युत धारिता का मात्रक माइक्रोफैराड, थोड़ी पहले बात किए हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो बचा क्या, स्वप्रेरक। स्वप्रेरक का मात्रक क्या होता है प्यारे छात्रों, हेनरी। हेनरी किसका मात्रक है, स्वप्रेरक। हालांकि इसको स्वप्रेरक मतलब सेल्फ कर दिया, हालांकि सेल्फ हटा के सिर्फ प्रेरक भी कहीं मिले ना तो भी आप, अगर प्रेरक भी मिले ऑप्शन में तो इन मत कहिएगा सर 100 बताएं, प्रेरक भी मिले तो मार दीजिएगा क्या प्यारे छात्रों, हेनरी ही मारिएगा। हमें उम्मीद है आप बढ़िया से नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसी विभाजित नहीं किया जा सकता है प्यारे छात्रों। निम्नलिखित में से किसी विभाजित नहीं किया जा सकता है, जल्दी जवाब देंगे। निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, नाभिक को, फोटोन को, धन आयन को, परमाणु को, जल्दी से कमेंट करेंगे। देखिए हालांकि हम मरवाएंगे आपको परमाणु,
क्योंकि परमाणु ही सही आंसर होगा। लेकिन एक बात आप यहाँ पर ये भी समझ लीजिएगा सर कि परमाणु भी बाद में बंटने लगा, किसमें किसमें, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। हम नाभिक लिखेंगे तो नाभिक में दो चीज़ होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। याद कि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन तो बट ही गया आपका, और धन आयन और फोटोन तो कहीं होता ही नहीं है, तो सीधा हमको क्या मानना होगा, परमाणु। परमाणु डाल्टन थ्योरी के अनुसार परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है। बाद में आए जे थॉमसन, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, इन्होंने बांट दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन चूंकि हमसे पूछा है तो हमको तो मानना होगा, दिमाग लगाना तो हमको है नहीं, तो हम क्या मारेंगे प्यारे छात्रों, परमाणु। क्या मारेंगे, परमाणु। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया। बिल्कुल बहुत अच्छा बात है प्यारे छात्रों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इसका निर्धारण किसने किया। देखिए जहाँ तक सवाल है, न्यूटन तो इसका कोई लेना है, मिलिकॉन का भी कोई लेना नहीं है, जे थॉमसन और जेडविक है, याद रखिएगा। तो ट्रिक हमने बताया था ईट पर नाच, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, जे थॉमसन, प्रोटॉन का अर्नेस्ट गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का क्या होगा, जेडविक। तो याद रखिए पहले इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश का कौन किया है, आपका जे थॉमसन। याद रखिएगा, ईट पग नाचे, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेडविक। लेकिन प्यारे छात्रों कभी कभी क्या होता है, प्रोटॉन की स्थिति का पता किसने लगाया, तब बोलते रदरफोर्ड, क्योंकि आपको पता है रदरफोर्ड ने अल्फा बम्बार्डिंग किया था गोल्ड फॉइल पर, तब वहाँ उन्होंने पाया था कि प्रोटॉन एटम का अधिकांश हिस्सा खाली है। जब पॉजिटिव चार्ज को बीच से गुजारते हैं तो वापस आ जाता है, इसका मतलब बीच में सारा मास इंकित है और वहाँ पर प्लस चार्ज भी है। और अगर साइड से गुजारा गया तो देखा गया कि पास कर गया, कहीं कहीं सट भी गया। सट गया इसका मतलब है प्लस फेंका, माइनस हटा, यानी चारों ओर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो हमसे पूछेगा प्रोटॉन की स्थिति का पता किसने लगाया, तब तो हम बोल देते रदरफोर्ड। लेकिन ऐसे प्रोटॉन को खोजा कौन, तो अर्नेस्ट गोल्डस्टीन। किसने खोजा, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन। तो जो खोज किया वो आवेश भी खोज किया। आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। याद रखेंगे प्यारे छात्रों, आप समझ लें, -1.6 × 10⁻19 कूलम। बिल्कुल, चंद्रकांत ट्रिक भी दे रहे हैं, ईट पर पग नाचे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है, मंत्रियों की काउंसिल ग्रुप तौर पर किसको जवाबदेही होती है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले 3 तरह का क्वेश्चन यहाँ हो जाता है, याद रखें, यहाँ 3 तरह क्वेश्चन होता है। मंत्री क्वेश्चन यहाँ हो जाता है, मंत्री सामूहिक रूप से, मंत्री सामूहिक रूप से क्वेश्चन होता है, मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेवार है, तब मारते राष्ट्रपति, सॉरी सामूहिक रूप से लोकसभा, तब क्या होगा, सामूहिक रूप से लोकसभा। अगर क्वेश्चन होता है प्यारे छात्रों, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है, तब मारते प्यारे छात्रों व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। सामूहिक रूप से लोकसभा, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। और काउंसिल रूप से किसके प्रति प्यारे छात्रों, तो प्राइम मिनिस्टर मारेंगे। क्या मारेंगे, प्राइम मिनिस्टर। मंत्रियों की काउंसिल ग्रुप तो किसके तौर पर जवाबदेही होती है, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन में चलती है। अगर व्यक्ति सामूहिक रूप से पूछे तो आप बोलते लोकसभा, व्यक्तिगत रूप से पूछे तो आप बोलते प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। यहाँ लिख दीजिएगा व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से। चलिए, किसी को कोई दिक्कत, मंत्री याद रखिएगा, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति, सामूहिक रूप से क्या हो गया प्यारे छात्रों, सर सामूहिक रूप से किसके प्रति हो गए, लोकसभा। और काउंसिल ग्रुप तौर पर किसके प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति होते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन कौन सा, यानी प्राइम मिनिस्टर। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला व्यक्ति कौन था, जल्दी कमेंट करेंगे प्यारे छात्र। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, जल्दी कमेंट करेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछने वाला क्वेश्चन है प्यारे छात्रों। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी कमेंट करेंगे आप सभी। अहमद साहब बोल रहे हैं, आसफ खां, विधायक जी सोनू बोल रहे हैं डी, यानी राजा टोडरमल। प्यारे छात्रों हम आपको पहले आगाह कर दें, टोडरमल जो था वो राजस्व अधिकारी था। क्या था, राजस्व अधिकारी था। आसफ खां वजीर था, याद रखेंगे, यह राजस्व अधिकारी था। तो आप यहाँ इसको मत घुसाइएगा आंसर में, यह क्या था, राजस्व अधिकारी था। प्यारे छात्रों आपका समय क्यों बर्बाद करें, सीधे याद कर लें, मुजफ्फर खां तुर्वती था, क्योंकि ये क्वेश्चन की संख्या बहुत अधिक होती है। हम चाहते हैं अधिक से अधिक क्वेश्चन कीजिए और नोट कीजिए।
ज़्यादा दिमाग लगाने से फ़ायदा नहीं, बस आसानी से सीखते जाइए। तो अकबर द्वारा, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण पे दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मुजफ्फर खां तुर्बती था। कौन था प्यारे छात्रों? मुजफ्फर खां तुर्बती। ठीक है, याद कर लें, सी इज़ द राइट आंसर। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ऑफिस, जल्दी बताएंगे प्यारे छात्रों, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ऑफिस क्या है? जल्दी जवाब देंगे प्यारे छात्रों, जल्दी से जवाब देंगे प्यारे छात्रों। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ऑफिस, हम सी बोले, आलोक पंड्या बोलते, बिल्कुल सही बाबू, ठीक है। यहाँ आइए, इसको बताइए, भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय, जल्दी से कमेंट करेंगे प्यारे छात्रों आप सभी। भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय, कोई नहीं जो बता दे रहे हैं, ठीक है, ये बताते हैं सर। देखिए, एक अतिरिक्त संवैधानिक उपज है, ये कोई जवाब नहीं है, गलत है। कि निर्मित संसदीय कानून बनाकर की गई, ये भी गलत है सर। इसका निर्माण संविधान के द्वारा किया गया। जब संविधान बना था उसी समय पीएमओ ऑफिस की बात कर ली गई थी, तो पीएमओ ऑफिस का निर्माण संविधान के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? जल्दी कमेंट करेंगे प्यारे छात्रों। 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? आप सभी को पता है सर। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले, तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी थे प्यारे छात्रों। कौन थे? राजीव गांधी थे। आप सभी को पता है, आपको पता है स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर क्वेश्चन तो स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री माने राजीव गांधी जी। आपको याद रहेगा सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री अर्थात 81 वर्ष में प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई जी थे। यानी सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है प्यारे छात्रों? मोरारजी देसाई हैं। चौधरी चरण सिंह, आपको पता होगा, एक ऐसे, याद रखिएगा, इनका लोकसभा कभी सामना ही नहीं किया। इसका ट्रिक याद किया, चौधरी चरण सिंह के चरण कभी लोकसभा में पड़े ही नहीं। यानी एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने लोकसभा प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने लोकसभा का सामना कभी करबे नहीं किया। लोकसभा का सामना नहीं किया, लोकसभा का सामना किया ही नहीं, मतलब बाहरे बाहर प्रधानमंत्री बने, अब बाहरे बाहर कहानी भी खत्म हो गया, सामना नहीं किया। तो याद कर लीजिए प्यारे छात्रों, सबसे अधिक उम्र में 81 वर्ष की उम्र प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई, सबसे कम उम्र प्रधानमंत्री बनने वाले आपके हो गए राजीव गांधी, और बात रहा स्वतंत्र भारत बनने वाले मोदी, नरेंद्र मोदी जी। सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले 13 दिन के लिए मात्र कौन हो गए प्यारे छात्रों? अटल बिहारी वाजपेयी जी। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले जवाहरलाल नेहरू, 16 वर्ष 9 महीना और 13 दिन। अगला क्वेश्चन प्यारे छात्रों आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देंगे। क्वेश्चन है, जल्दी आप लोग जुड़ते जाइए और जल्दी जवाब दे जाइए। अब तो लास्ट चल रहा है, क्योंकि संख्या क्वेश्चन क्या 40 के आसपास है, तो समय आधा ज़्यादा लगने का संभावना है, इसलिए हम तेज़ी से आप लोग कराते हैं क्वेश्चन। लेकिन हाँ, तेज़ी में नोट करते जाइएगा, इसी नहीं कि बस तेज़ी करते जाइएगा। क्वेश्चन है, पहले तो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ? जल्दी जवाब देंगे प्यारे छात्रों आप सभी। हमें उम्मीद है जब आप लोग जवाब पक्का दे दीजिएगा, तो पहले हम ही बता दें, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय प्यारे छात्रों कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून। सब लोग जवाब मार भी रहे हैं, डी, देहरादून। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है प्यारे छात्रों? देहरादून में। सभी लोग डी मार रहे हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए प्यारे छात्रों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन अपना अगला है, मृदा संरक्षण में वैदिकाकरण निम्नलिखित में सहायता करती है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे छात्रों। किस क्षेत्र में वैदिकाकरण मृदा संरक्षण में, जैसे मैदानी भाग में आप पेड़ लगा के कर सकते हैं, लेकिन वैदिकाकरण निम्नलिखित में सहायता किस क्षेत्र में आपको करती है? तो आप बोलिएगा, इसको सीधे रट जाइए, इसमें कोई दिमाग मत लगाइए। शुष्क क्षेत्रों में, जब शुष्क क्षेत्र, ड्राई क्षेत्र जहाँ होता है, वहाँ पर वैदिकाकरण जो है प्यारे छात्रों मृदा संरक्षण बचाने में, यानी मृदा को बचाने में काम होती है। मैदानी क्षेत्र में पेड़ लगा करके बचाते हैं प्यारे छात्रों। तो यहाँ पर क्या है, और पहाड़ी क्षेत्र में तो पता है सूझीनुमा, वहीं पर खेती किया जाता है। चलिए, तो शुष्क क्षेत्र में मृदा संरक्षण के लिए वैदिकाकरण पद्धति अपनाई जाती है। प्यारे छात्रों, आपके यहाँ अगला क्वेश्चन है जो आप बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से देख पा रहे होंगे और जरूर जवाब भी देंगे प्यारे छात्रों। हीरा, आपको राज्य से मिलाना है कि सर हीराकुंड बांध तो उड़ीसा राज्य में बिल्कुल महानदी के तट पर है, महानदी पर है, बिल्कुल है सर। टेहरी बांध उत्तर प्रदेश में, ब्यास बांध पंजाब में है, ये है प्यारे छात्रों। तो जल धक्का बांध जो है प्यारे छात्रों वो पश्चिम बंगाल में नहीं है। कहाँ है सर? तो ये हिमाचल प्रदेश में। किस में प्यारे छात्रों? हिमाचल प्रदेश में। किस में है? हिमाचल प्रदेश में है जल धक्का परियोजना बांध। याद करेंगे हिमाचल प्रदेश। तो गलत क्या है? बी, बी इज द राइट आंसर। बी क्या है सर? गलत है, गलत ही पूछा है, सही सुनित नहीं है। यानी जल धक्का, बाद में कि सब सही है, हीराकुंड उड़ीसा में ये है, टेहरी बांध उत्तर प्रदेश में ये है, ब्यास जो है पंजाब नदी पर है, ये है। कोई दिक्कत किसी को? आपसे एक बात ये भी याद कर सकते हैं सर कि टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आप याद
कर ही लीजिएगा भागीरथी नदी में पर। चलिए अगला बात करें सर, चलिए भागीरथी और भील गंगा लिख ही लीजिए, अपना नोट कर लीजिएगा। भागीरथी प्लस भील गंगा नदी के पर बना हुआ कौन सा है प्यारे छात्रों? आपका टेहरी बांध। याद कर लीजिए जलधक्का बांध कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, नोट करते जाइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। मतलब आपको कौन सा बीमारी होगा जब आप प्रदूषित पानी पी लीजिएगा? तो आप सबको पता है सर, प्रदूषित पानी, मलेरिया तो मच्छर काटने से होता है। चलिए प्यारे छात्रों, तो क्या होगा आप सबको पता है सर कि अगर हम प्रदूषित पानी जल पी लेंगे तो हमें टाइफाइड हो जाएगा, हमें नहीं हमारे दुश्मन को। और टाइफाइड किसके कारण से होता है सर? साल्मोनेला टाइफोसा कारण से। साल्मोनेला टाइफोसा हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, नोट जरूर कीजिएगा। टाइफाइड का संबंध आंत ज्वर कहते हैं और इसका क्या होता है? दूषित पानी पीने से इसका होता है प्यारे छात्रों। कनिष्क की राजधानी आपको पता हो, कनिष्क वही था जिसने 78 ईस्वी में नया संवत शक संवत जारी किया था प्यारे छात्रों, आप सबको पता है। और कनिष्क राजधानी कहाँ थी? पेशावर थी। याद रखें कनिष्क राजधानी कहाँ थी प्यारे छात्रों? पेशावर थी। कहाँ थी? पेशावर। कनिष्क राजधानी कहाँ थी प्यारे छात्रों? पेशावर थी। मथुरा बी होगा सर जी, की बात बोल रहे हैं बाबू। देखिए प्रशासनिक राजधानी पेशावर, सांस्कृतिक राजधानी मथुरा थी, इसलिए आप बी आपसे पूछा अलग से नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। किस परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? जल्दी से कमेंट करेंगे प्यारे छात्रों, किस परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? जल्दी से कमेंट करेंगे प्यारे छात्रों, ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। किस परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी बताइए पहले, किस परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? बिल्कुल अविनाश कुमार शर्मा, बिल्कुल हीलियम। मास्टर मरांडी, बिल्कुल सी मारे, बिल्कुल प्यारे छात्रों, वेरी गुड। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है प्यारे छात्रों। हीलियम जो है का परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं शाम 7 बजे और दुर्गा पूजा में 7वीं तक की क्लास चलती रहेगा, इसलिए आप लोग जुड़ते जरूर रहिएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट सभी को।